हेलो, कैसे हैं आप लोग? आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्या होती है, इसमें हम अकाउंटिंग का प्रोसेस कैसे करेंगे, क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, इन सब को हम डिटेल में एक एक वीडियो में पढ़ते रहेंगे। तो आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के जो फंडामेंटल्स हैं, इनमें हम क्या करते हैं, क्या आधारभूत ढांचा है पार्टनरशिप का, अगर हिंदी में बात करें हम। ठीक है, तो पार्टनरशिप में फंडामेंटल्स में अगर हम सबसे पहले देखते हैं तो सबसे पहले पार्टनरशिप होती क्या है। सबसे पहले पार्टनरशिप को डिफाइन क्या किया गया है। तो पार्टनरशिप को डिफाइन कहाँ किया गया है और कैसे डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और कैसे डिफाइन किया गया ये भी हम देखते हैं। देखिए, तो अगर हम डेफिनेशन वाइज देखते हैं तो पार्टनरशिप is a relation between persons who have agreed to share profits of the business carried on by all or any of them acting for all। तो ये डेफिनेशन हमें दी गई है पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप की, कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और ये डेफिनेशन कहां पर दी गई है, किसने दी है? ये डेफिनेशन गिवन है अंडर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 4 के अंदर ये डेफिनेशन गिवन है। अब इस डेफिनेशन की अगर हम खास बात देखते हैं तो देखिए, खास बात हमारे पास क्या आएगी, 5 चीज़ें इसमें इस डेफिनेशन से आपको मिल जाएंगी, जो इसके फीचर्स बनेंगे, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बनेंगे आगे जाके। तो कैरेक्टरिस्टिक कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ये बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है आप लोग के, कि पार्टनरशिप की कोई 2 विशेषताएं बताइए। डिस्क्राइब एनी 2 फीचर्स और एक्सप्लेन और राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ये आपके ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आता है कि आउट ऑफ द गिवन 4 आइटम्स, इनमें से कौन सा 4 आइटम में से एक आइटम पार्टनरशिप का फीचर नहीं है, या इन 4 ऑप्शन में से कौन सा पार्टनरशिप का स्पेशल फीचर है। तो इसलिए आपको पार्टनरशिप के फीचर भी याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। तो हमें उसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पार्टनरशिप को जब आप डिफाइन करते हो, वहीं से आपको उसके 4 से 5 खास बातें पता चल जाती। एक एक करके सबको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बोला जाता है कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। अब यहाँ पे रिलेशन की बात आ गई, तो पार्टनरशिप अगर हम यहाँ पे साइड में इसको लिखते जाते हैं, पहला पॉइंट कहता है इट इज अ रिलेशन। रिलेशन होता है, किस टाइप का रिलेशन होगा, इसको हम एक एक करके देखते हैं। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। रिलेशन किस टाइप का है, यहाँ पर हमारे और आपके बीच के रिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर रिलेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंटल रिलेशनशिप होता है कि पार्टनर्स आपस में बनाते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बनाने के लिए अब हम कैसे करेंगे, देखिए, इट इज अ एग्रीमेंट बेस्ड रिलेशनशिप। नाउ इस एग्रीमेंट की बात करते हैं। एग्रीमेंट हमारा कैसा होना चाहिए? एग्रीमेंट एक डॉक्यूमेंट होगा क्या, या हम ओरली बना लेंगे, कैसे होगा? डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होगा, रिटन हम बनाएंगे, या ओरली बन सकता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि क्या पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमेशा रिटन होना चाहिए या वो ओरल भी हो सकता है। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी रिटन as well as oral. It can be made oral as well as written. पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपका रिटन में भी बना सकते हैं और ओरली भी डिसाइड कर सकते हैं कि हम ये एग्रीमेंट कर रहे हैं और इसके बेसिस पे अपनी पार्टनरशिप बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ये कहीं पे भी कंपल्जन नहीं माना गया है कि आपको पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन में होना चाहिए। हाउएवर,
ये बोला गया है, ये एडवाइस दी जाती है हमेशा, पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू ये एडवाइस आती है, इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड दैट द पार्टनर शुड मेक देयर एग्रीमेंट इन अ राइटिंग फॉर्म। ये समझाया जाता है, ये सजेस्ट किया जाता है कि भाई आप अपना एग्रीमेंट राइटिंग बनाइए। क्यों बनाइए, इस पे भी क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड टू हैव अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग। ये राइटिंग में ही क्यों होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इन केस अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है बिटवीन द पार्टनर्स या किसी और पार्टीज के बीच में, तो आपने अगर रिटन में बनाया होगा तो इट विल सर्व एज अ लीगल वैलिड एविडेंस इन द कोर्ट। तो कोर्ट में आपको ले जाके ये दिखाने में आसानी हो जाएगी कि भाई ये डॉक्यूमेंट पे साइन हुए थे और ऐसे ऐसे दस्तावेज हमने बनाए थे जिसके बेसिस पे ये अब होना चाहिए, और आप फालतू में झगड़ा कर रहे हो। तो इन केस अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो इट विल सर्व एज अ वैलिड लीगल एविडेंस इन द कोर्ट। इसलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि आप रिटन बनाइए, लेकिन ये कहीं पर भी कंपल्जन नहीं है कि आप इसको हमेशा राइटिंग बनाइए। इट कैन बी मेड राइटिंग और इन ओरल एज वेल। तो पहला हमने फीचर देखा कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। सेकेंड फीचर की बात करते हैं तो रिलेशन की बात आता है बिटवीन पर्सन्स। अब यहाँ पर्सन्स की बात हो रही, कितने पर्सन्स हो सकते हैं पार्टनरशिप में? तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे सेकेंड फीचर इसका जो बनता है मेंबर या पार्टनर्स। तो मैक्सिमम और मिनिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? तो टू बिकम अ पार्टनर होने के लिए कम से कम कितने पार्टनर होने चाहिए? 2 मेंबर तो होने ही चाहिए। अकेला पर्सन कभी भी पार्टनर नहीं हो सकता। जैसे हमें लाइफ पार्टनर की जरूरत है, कॉलेज पार्टनर की जरूरत है, तो वैसे ही मिनिमम 2 पर्सन तो रिक्वायर्ड हैं टू रन अ पार्टनरशिप बिजनेस। बट इट कैन गो अप टू 50 पार्टनर्स, 50 तक जा सकते हैं मैक्सिमम। एंड ये 50 किसने बोला गया, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा। ये 50 जो पार्टनर जा सकते हैं, ये कौन बोलता है? ये जो लिमिट दी है ये दिया है इंडियन कंपनीज एक्ट ने। तो ये ध्यान रखिएगा, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली ये बोला गया है कि 50 मेंबर होने चाहिए। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 नहीं बोलता, ये कंपनी एक्ट बोलता है कि मैक्सिमम मेंबर जो होंगे वो 50 तक हो सकते हैं। मिनिमम तो 2 रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, दूसरी फीचर समझ में आएगा आपको। आगे हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा खास बात क्या होता है? हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होनी चाहिए कि बिजनेस अगर है तो वहां पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होगी। अब प्रॉफिट कैसे शेयर होगा? तो प्रॉफिट शेयर कैसे होता है? इन द एग्रीड प्रपोर्शन। पार्टनर ने जिस प्रपोर्शन में एग्री किया होगा उस प्रपोर्शन में ये प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। ठीक है, तो शेयर अगर बिजनेस आप रन कर रहे हो तो सारे पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा वो शेयर करेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, कैन अ पार्टनर बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम शेयरिंग अ लॉस ऑफ द फर्म? क्या कोई पार्टनर, ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन है जो मैं आपको देता रहूंगा साथ में साथ, आप प्रैक्टिस करते जाइए और आंसर सजेस्ट करते जाइए। क्या कोई पार्टनर लॉस में पार्ट ना लेके सिर्फ प्रॉफिट में पार्ट लेगा? ऐसा हो सकता है? कैन अ पार्टनर बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम शेयरिंग लॉसेस ऑफ द फर्म? क्या हम किसी पार्टनर को बोले कि भाई आपसे ज्वाइन करो और प्रॉफिट ज्वाइन करना, लॉस होगा तो हम देख लेंगे? ऐसा क्या पॉसिबल है? तो जी बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? एग्रीमेंट में आप डिसाइड कर लीजिए कि हम ए और बी पार्टनर्स थे, हम आप सी को एडमिट कर रहे हैं और आपको सिर्फ प्रॉफिट होगा तभी देंगे, लॉस में आपसे हम कुछ पैसा नहीं लेंगे। तो इट इज पॉसिबल, ये बोर्ड का क्वेश्चन था, यस इट इज पॉसिबल इफ इट इज एग्रीड बिटवीन द पार्टनर्स। तो ये एग्रीमेंट में हो सकता है, अदरवाइज जो भी वो डिसाइड करेंगे कि प्रॉफिट को किस प्रपोर्शन में डिवाइड करना, उस प्रपोर्शन में डिवाइड होगा। बट ऐसा नहीं होगा कि प्रॉफिट कोई एक पार्टनर ही रखेगा। अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जरूर होना चाहिए। देन आप देखोगे बिजनेस, यहां पे एक बिजनेस वर्ड आ रहा है तो दैट मीन्स एग्जिस्टिंग ऑफ बिजनेस होना चाहिए, एग्जिस्टेंस आना चाहिए। बिजनेस भी कैसा? लॉफुल बिजनेस रन करना चाहिए। यहाँ पर बिजनेस होना चाहिए। अगर आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया है तो पार्टनरशिप तब तक वैलिड या नहीं होगी, हमारी मान्य नहीं होगी जब तक आप कोई बिजनेस रन नहीं कर रहे हो। पार्टनरशिप से एग्रीमेंट बना लेना और कोई एग्रीमेंट के बेसिस पे काम ना हो रहा, ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको एक बिजनेस रन करना पड़ेगा, तो एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, वो भी लॉफुल बिजनेस।
तो ये क्वेश्चन आता है कि व्हेन अ बिजनेस बिकम अनलॉफुल, कब एक बिजनेस अनलॉफुल बन जाता है। तो अनलॉफुल कब बन जाएगा? बच्चे कहते हैं सर जब वो ड्रग्स बेचने लगे या कोई इलीगल एक्टिविटी करने लगे। ऐसा नहीं है। अनलॉफुल आपको याद होगा कि जब कंपनी या कोई भी बिजनेस आप रजिस्टर करते हो तो रजिस्ट्रेशन के समय आपको उसका नेचर मेंशन करना पड़ता है कि भाई ये इस टाइप का बिजनेस है, दिस इज माय एजुकेशनल बिजनेस, ये हमारी एक कंपनी है जो कि एजुकेशन के फील्ड में काम करेगी। उसके अलावा आपने कोई और काम किया उस बिजनेस में विदाउट एनी अप्रूवल या विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो आपका अनलॉफुल मान हो जाता है कि आप बिजनेस तो रजिस्टर करा रहे हो एजुकेशन वर्क के नाम से और उसमें प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हो या उसमें रेस्टोरेंट चला रहे हो, तो वो अलाउड नहीं है। तो वहाँ पे बिजनेस आपका अनलॉफुल हो जाता है। लॉफुल सरकार और कानून के दायरे में रह के बिजनेस चल रहा हो, ठीक है। तो बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, ये भी एक बड़ी प्रायोरिटी है। और लास्ट पॉइंट जो आपका आता है कि बिजनेस जो है कैन बी कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि ऐसा कहीं जरूरी नहीं होता कि सारे पार्टनर मिल के ही दुकान में बैठे और बिजनेस में काम कर रहे हों। एनी ऑफ द पार्टनर कैन ऑल्सो एक्ट बिहाफ ऑफ ऑल अदर पार्टनर, कोई एक पार्टनर भी उन सारे पार्टनर के बिहाफ में बिजनेस को रन कर सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर क्या हो, एक्टिव पार्टनर ही हो। कोई पार्टनर स्लीपिंग भी हो सकता है, कोई डॉर्मेंट हो सकता है, किसी ने से पैसा कंट्रीब्यूट किया है, कोई मेहनत कर रहा है, तो ये सब अलाउड है। ऐसा कहीं नहीं कहा गया लॉ में, कानून में ऐसा कहीं नहीं मेंशन है, पार्टनरशिप एक्ट ने ऐसा कहीं नहीं बोला आपसे कि ऑल पार्टनर शुड टेक इक्वल एंड म्यूचुअल पार्ट इन द बिजनेस, ऐसा कहीं नहीं है। सो ऑल द पार्टनर्स कैन रन टुगेदर द बिजनेस, और एक पार्टनर भी सबके बिहाफ में काम कर सकता है। तो आपने देखा यहां से हमारे पास 5 पॉइंट्स आ गए। 5 पॉइंट एक बार फिर से मैं हाईलाइट कर देता हूं। देखिए पहला फीचर आया हमारे पास कि दैट पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, इट इज अ रिलेशन बेस्ड ऑन एग्रीमेंट, जहां पर एग्रीमेंट आपका क्या हो सकता है, रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, ये आपके ऊपर है, वॉलंटरी होता है, ये कंपल्सरी नहीं होता बिल्कुल भी। दूसरा आपने पढ़ा नंबर ऑफ पर्सन मींस मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 मेंबर तक आप ऐड कर सकते हो पार्टनरशिप बिजनेस में। ये कौन कहता है? कंपनीज एक्ट 2013 कहता है। देन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए बिजनेस में। अगर बिजनेस है तो प्रॉफिट भी शेयर होगा, लॉस भी बटेगा, जब तक पार्टनर एग्री ना कर ले कि एक पार्टनर को नहीं देना है प्रॉफिट या नहीं देना है लॉस, वो पार्टनर डिसाइड करेंगे। चौथा आपने देखा कि बिजनेस का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, कि बिजनेस होना चाहिए, बिना बिजनेस के कोई एग्रीमेंट काम नहीं आएगा आपका। आप एग्रीमेंट सब बना लो लेकिन कोई काम नहीं हो रहा तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा आपके बिजनेस में। और लास्ट आपने देखा 5th पॉइंट, जहां पे आपने देखा कि बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग बिहाफ ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। सब मिलकर भी काम कर सकते हैं दुकान में, बिजनेस में, और कोई एक पार्टनर भी रन कर सकता है सबके बिहाफ से, ठीक है। तो ये हमारी मीनिंग क्लियर हो गई कि पार्टनरशिप पहले होती क्या चीज़ है। पार्टनरशिप एक बिजनेस नहीं है, पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट का फॉर्म होता है और एग्रीमेंट को फॉलो करने के लिए आपको बिजनेस भी रन करना पड़ता है। सारे पार्टनर मिलके भी चला सकते हैं, कोई एक भी रन कर सकता है, ठीक है। इससे आप हमारे पास क्या क्या कवर हो गया, इसकी डेफिनेशन किस एक्ट में दी हुई है, फिर इसके बाद इसके जो की एलिमेंट आए इस डेफिनेशन से हमने की 5 पॉइंट्स ड्रॉ किए, इनके बारे में हमने देखा, ठीक है। अब इसको क्लियर करते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा इसमें। देखिए अब इसको करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है? तो पार्टनरशिप डीड, या इसको शॉर्ट में हम डीड भी बोलते हैं, इसको डीड भी आप बोल सकते हो, बच्चे शॉर्ट में इसको डीड बोलते हैं। तो ये डीड होती क्या चीज़ है? अब डीड जैसे भी आपने पढ़ा, पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। तो जब आप उसी एग्रीमेंट को रिटन फॉर्म में बनाते हो, उसमें सारे टर्म्स कंडीशन जो भी आपने एग्रीमेंट में डिसाइड किया है उन सारी चीज़ों को लिखते हो, और उसके बाद सिर्फ लिखना ही नहीं है, लिख के अपने पास पर्ची में बना के जेब में रख लिया तो वो एग्रीमेंट नहीं हो गया, उसको लॉकर में संभाल कर भी रख लिया तो भी एग्रीमेंट नहीं हुआ। रिटन का मतलब ये नहीं होता कि आप एक पेपर पे लिख लो और लिख के रख लो हो गया एग्रीमेंट, नो। इसका मतलब होता है कि आप प्रॉपर उसको क्या करोगे, लिखेंगे, यानी जो प्रॉपर उसका रजिस्ट्रेशन होगा, आप एग्रीमेंट बनाओगे,
स्टैम्प पेपर पे बनता है ये। स्टैम्प पेपर के ऊपर आप सारे टर्म्स एंड कंडीशन को लिखवाओगे नोटरी पर्सन से। वो सारे पर्सन मतलब सारे जो एग्रीमेंट थे आपके वो लिखे जाते हैं कि पार्टनर्स किन किन चीज़ों पे एग्री कर रहे हैं, बिजनेस में क्या क्या काम होगा, कैसे होगा, उन सारे टर्म्स एंड कंडीशन को रिटन में लिखा जाता है। उसके बाद उस पर सारे पार्टनर्स के सिग्नेचर लिए जाते हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं, कि सब एग्री कर रहे हो, सबका एग्रीमेंट है इस टर्म्स कंडीशन पे, सबके सिग्नेचर लिए जाते हैं और उस पेपर को ले जाके हम नोटरी के पास स्टैम्प ड्यूटी एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड करते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो इतना प्रोसेस होता है, रजिस्ट्रार ऑफिस उसको रजिस्टर कर देगा, तब मानी जाती है कि आपकी डीड हो गई है रजिस्टर्ड और आपका जो पार्टनरशिप डीड है वो लॉफुल बन गया है। जब तक आपने उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया, रजिस्टर्ड किस एक्ट के थ्रू होगा? स्टैम्प ड्यूटी एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट रजिस्टर नहीं करता उसको। पार्टनरशिप एक्ट कहता है भाई आपको बनाना हो तो बनाइए, ना बनाओ ना बनाइए, लेकिन जो लीगली आप डीड बनाओगे वो किस एक्ट के थ्रू होगा? डीड का रजिस्ट्रेशन होता है स्टैम्प ड्यूटी एक्ट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्टैम्प ड्यूटी एक्ट। ये लास्ट ईयर बोर्ड के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन था। तो स्टैम्प ड्यूटी एक्ट के थ्रू आपका जो एग्रीमेंट होता है वो रजिस्टर्ड होता है, ना कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब इसके एलिमेंट पूछे जाते हैं, भाई इसके कंटेंट बता दीजिए 4-5 क्या क्या कंटेंट होते हैं, क्या क्या लिखा जाता है। तो इसके जो कंटेंट होते हैं इसमें क्या क्या लिखा जाता है, तो कंटेंट्स वाइज अगर आप देखेंगे तो इसमें हम क्या क्या लिखते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द बिजनेस, यानी फर्म का नाम और पता लिखा जाता है। उसके बाद क्या लिखते हैं भाई, जितने मेंबर हैं, दैट मीन्स जितने पार्टनर्स, तो नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो जितने भी पार्टनर्स हैं सबका नाम और पता लिखा जाता है उसमें कि हाँ हाँ ये फलाना पार्टनर हैं और इनका पता ये गांव ये शहर है। इसके बाद कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कितना पैसा लगाया भैया बिजनेस में, किसने कितना पैसा लगाया, प्रॉफिट का शेयरिंग रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट कितना बटेगा। अगर फ्यूचर में प्रॉफिट होता है तो भाई आपस में हम लोग कितना बांटेंगे, जो भी पार्टनर्स थे वो कितना प्रॉफिट कौन शेयर करेगा ये भी वो डिसाइड कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना है, एंड बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप इसमें देखोगे तो मोर देन 20 एलिमेंट्स आर देयर। 20 से ज़्यादा चीज़ें आप लिख सकते हो पार्टनरशिप डीड में, जिसमें आपको 4 से 5 कम से कम याद होनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले फर्म का नेम एंड एड्रेस, पार्टनर्स का नेम एंड एड्रेस सबसे ज़रूरी होता है लिखना। इसके बाद भाई किसने कितना पैसा लगाया, किस प्रॉफिट हुआ फ्यूचर में तो कैसे कैसे शेयर करेंगे, इंटरेस्ट कितना मिलेगा हमारी कैपिटल पे, अगर पार्टनर्स ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसा निकाल लिया, ड्राइंग की है, तो उस पर कितना आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, कोई पार्टनर लोन लेता है तो उस पर कितना इंटरेस्ट हम पे करेंगे, फर्म कितने दिन के लिए रहेगी ये भी आप लिख सकते हो कि ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप कितना है। कई बार हम पार्टनरशिप एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाते हैं कि 20 साल के लिए रहेगी। जैसे जॉइंट वेंचर्स होता है ना, आपने हीरो होंडा के देखा 26 साल के लिए था, 26 साल बाद वो अपने आप बंद हो गया। तो वैसे ही कई साल हम ऐसा बनाते हैं कि पार्टनरशिप कि हमारी 5 साल तक रहेगी भाई, 5 साल बाद देखा जाएगा, नहीं तो बंद कर देंगे। तो आप वो भी लिख सकते हो कि हमारी पार्टनरशिप 5 साल के लिए है। या एक एलिमेंट आता है इसमें मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कि फर्म को बंद कैसे करेंगे, क्या वो टाइम पीरियड के बेसिस पे बंद होगी, 5 साल होने बाद अपने आप बंद हो जाएगी, और या फिर हमारा जो टारगेट था वो अचीव होने के बाद बंद हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, बहुत सी लिस्ट है, आप देखोगे तो हमें सारा नहीं पढ़ना है यहाँ पर, सारे एक बुक से आप रीड करिएगा, जो इंपॉर्टेंट है हम वो याद रखेंगे। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है और उसके कंटेंट क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और पता होना चाहिए। एटलीस्ट 5 to 6 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, कहाँ रजिस्टर्ड होती है, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड होती है। ये पेज पर लिख के रख लेने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम, एक स्लाइड और, या इसको इरेज कर देते हैं, यहीं पे करते हैं।
अब इसके बाद एक टॉपिक आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ये होता है रूल्स। एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है मतलब चुप है, चुप रहने का मतलब ये नहीं, चुप है मतलब वो बनी ही नहीं है, हमने पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं, मतलब ओरली डिसाइड कर लिया था पार्टनर, अरे यार चलो बिजनेस खोलते हैं, हम लोग को कौन सा एग्रीमेंट की ज़रूरत है। कई बार ब्रदर्स आपस में या फ्रेंड्स मिलके जब पार्टनरशिप रन करते हैं तो कहते हैं इसको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं भाई, हम लोग तो दोस्त हैं, हम लोग का ऐसे लड़ाई, हम लोग जैसा भी हो गया प्यार मोहब्बत से बिजनेस करेंगे आगे और बांटेंगे प्रॉफिट। लेकिन बाद में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगी, बाद में दोस्त ना रहा, भाई ना रहा, यार ना रहा, तो ऐसे में हम निपटारा कैसे करेंगे? क्या कॉलर पकड़ के लड़ाई करेंगे या कोर्ट ले जाएंगे घसीट के? कोर्ट जाने से भी समय बर्बाद होगा, लड़ाई करने से जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो ऐसे में पार्टनरशिप एक्ट ने हमको कुछ सुविधा दे दी हैं। सुविधा क्या दी? उन्होंने कहा भाई अगर ये 6 चीज़ें हैं, ये 6 चीज़ें कौन सी अभी हम बताएंगे कि करके डिस्कस करेंगे कि ये 6 से 7 चीज़ें या 8 चीज़ें जो भी हैं हमारे बेसिक हैं, इनको लेके अगर झगड़ा होता है तो लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं है और कोर्ट जाने की भी ज़रूरत नहीं है। इनको लेके आप हमारा रूल समझ लीजिए, यही रूल फॉलो होगा अगर आपने पहले से कुछ डिसाइड नहीं किया है तो। 2 चीज़ें, या फिर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं है, ओरली बना ली थी, उसका कोई वो प्रूफ नहीं था, और अदरवाइज सेकेंड ऑप्शन होता है, ये कब आएगा प्रॉब्लम, कि जब आपने पार्टनरशिप डीड बनाई तो है लेकिन उनमें इनमें से जो चीज़ें अभी हम बताएंगे वो लिखना भूल गया। जैसे आपने कहा कि भाई मैंने पार्टनरशिप डीड बनाई तो है लेकिन उसमें प्रॉफिट कैसे बटेगा ये लिखना भूल गए, बाद में पार्टनर्स लड़ने लगे, कोई कहेगा मेरे को ज़्यादा दे दो, कोई कहेगा मेरे को ज़्यादा दे दो। तो इसका प्रावधान कैसे, क्या क्या दिया गया है और इसका समाधान कैसे निकलेगा ये भी हम देखते हैं। समाधान हमने नहीं दिया है, एक्ट ने दिया है। कौन से एक्ट ने? पार्टनरशिप एक्ट ने इसका समाधान दिया है। तो ये 6 चीज़ें 7 चीज़ें हैं क्या, इनको हम देते हैं क्या चीज़ें और रूल किसके केस में एप्लीकेबल होगा। तो इसको हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं। देखिए पहले तो जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है, किस चीज़ों के लिए, किस एग्रीमेंट के लिए है। तो सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी या कमीशन, या फिर आप देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। बेसिक तो ये 6 चीज़ों के लिए रूल दिया है कि अगर इन 6 चीज़ों को लेकर लड़ाई होने लग जाए, लड़ाई झगड़ा आप ना करिए, चुपचाप जो हम कह रहे हैं वो मान लीजिए ऐसे। तो ये 6 चीज़ें आपको समझनी है कि इनके एब्सेंस में, फिर से ध्यान से 2 चीज़ें, पहला या फिर आपने डीड बनाई ही नहीं है, पार्टनरशिप डीड बना के रजिस्टर्ड ही नहीं कराई और बाद में झगड़ा होने लगा इन चीज़ों के लेके, तो ये रूल अप्लीकेबल हो जाएंगे। आपको झगड़ा नहीं करना है, कोर्ट नहीं जाना है, आपको ये चुपचाप मान लेना है। और या फिर आपने डीड बनाई तो थी, पार्टनरशिप डीड बनाई थी, लेकिन उनमें इन सारी चीज़ों को लिखना भूल गए थे। तो ऐसे में अगर भूल गए हो, साइलेंट है या आपने बनाई ही नहीं है, तो ऐसे में आपको लड़ाई झगड़ने की जरूरत नहीं है। इसका सॉल्यूशन कंपनी ने दे दिया है, कंपनी मतलब पार्टनरशिप एक्ट ने दे दिया है। क्या दिया है? सबसे पहले देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कंपनी ने कहा अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखना भूल गए थे, अब बाद में पार्टनर झगड़ा करने लग गया कि कोई कह रहा है कि नहीं 10% इंटरेस्ट चाहिए, कोई कह रहा है 20% चाहिए, कोई कह रहा है 25% चाहिए, तो किसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? तो कंपनी कहती है अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, उसमें भूल गए हो, तो नो बडी विल गेट एनी इंटरेस्ट। लड़ाई झगड़ा ना करो, किसी को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव नहीं होगा। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी निल इन दैट केस। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को नहीं मिलेगा। झगड़ा ना करिए, बंद करिए। जैसे मम्मी होता ना, भाई बहन लड़ रहे हैं आपस में, तो किसी को नहीं मिलेगा पिज्ज़ा, रख लिया जाएगा, ये सब मैं खाऊंगी, ऐसा नहीं होता।
बट कंपनी यहाँ पर बोलती है, आपको पार्टनरशिप एक्ट बोल रहा है कि भाई आप झगड़ा ना करिए, किसी को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। आपने एग्री नहीं किया था तो कोई बात नहीं, आप शांत बैठिए। अब इसमें पार्टनर डिसहार्टेंड तो हो जाता है, थोड़ा सा लगता है यार पैसा नहीं मिलेगा, ऐसे कैसे चलेगा, चलिए कोई बात नहीं। फिर सेकंड आया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। अब आपने जब अपने यूज़ के लिए पैसा निकाल तो लिया, एक पार्टनर आया कि 50,000 रुपये लाओ मेरे बिजनेस से, मैं 50,000 रुपये ले अपने ले जा रहा हूँ। तो दूसरे पार्टनर कहेंगे भाई इसका इंटरेस्ट कितना दोगे, 10% की 15% की 20%। एक कहेगा नहीं इसको तो 10% देना चाहिए, दूसरा कहेगा नहीं 20 देना चाहिए यार, तीसरा कहेगा नहीं 25 लो, इससे थोड़ा सा पैसा आएगा। तो ऐसे में पार्टनर्स में डिसएग्री, वो कहेंगे भाई क्या रेट चार्ज किया जाए आप बताइए। तो कंपनी फिर वो चला जाएगा कोर्ट के पास, तो कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर से पार्टनरशिप एक्ट ने क्या बोला कि भाई अगर आप लोगों ने डिसाइड नहीं किया था कि पार्टनर से ड्राइंग का कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो आप कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं चार्ज कर सकते, उसको ले जाने दो, जितना पैसा ले गया बिना इंटरेस्ट के वो वापस करेगा फिर, या फिर आप एग्रीमेंट में डिसाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी बड़ा प्रॉब्लम आ गई कि भाई ना पैसा दे रहे हो ना पैसा हमसे ले रहे हो, बात बराबर हो गई। फिर आती है सैलरी और कमीशन की बात। अगर पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड नहीं किया था कि पहले से किसको कितनी सैलरी मिलेगी या किस पार्टनर को कितना कमीशन दिया जाएगा, और साल के एंड में प्रॉफिट आने के बाद आप लड़ाई कर रहे हो कि भाई हमको तो इतनी सैलरी चाहिए, मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा की, दूसरा कहेगा नहीं मेरा पैसा लगा है मेरे को कमीशन ज़्यादा दो भाई, तो ऐसे में फिर से कंपनी एक्ट जो हमारा लॉ कहता है, पार्टनरशिप एक्ट, ये कहता है कि भाई नहीं, किसी को लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं है, पैसा किसी को कुछ नहीं मिलेगा, आप लोग एग्री नहीं किए हो तो एग्रीमेंट के बाद ही मिलेगा सब। तो ऐसे में पार्टनर कहता है भाई हमको सैलरी भी नहीं मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिल रहा है, कमीशन भी नहीं दोगे तो हमें मिलेगा क्या। तो पार्टनरशिप कहता है कि आपको मिलेगा प्रॉफिट। क्यों भाई प्रॉफिट क्यों मिलेगा, ये क्यों नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे एक चीज़ और नई आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो आपका सैलरी एंड कमीशन है, ये हैं आपके क्या बोलते हैं इनको, देखिए लिखिए इतने में आ जाएगा, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, दे आर एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट। मींस इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो सारी चीजें हैं कि जो हम प्रॉफिट आने के बाद डिक्लेयर करते हैं। दैट मीन्स कंपनी का जितना प्रॉफिट आया, अगर मान लीजिए कंपनी का 5 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, तो 5 लाख प्रॉफिट आने के बाद प्रॉफिट में से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, प्रॉफिट में से ही आपको सैलरी दी जाएगी, और प्रॉफिट में से ही आपको कमीशन दिया जाएगा। प्रॉफिट नहीं आया तो ना ही हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना आपको सैलरी देंगे, ना आपको कमीशन देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। तो इसलिए अगर आपने पहले से कुछ डिसाइड नहीं किया तो चुपचाप बैठिए, जितना प्रॉफिट है वो प्रॉफिट खाइएगा, प्रॉफिट ही आपको मिलेगा, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कमीशन में से कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया इसका पर्पस। बिकॉज ये वो चीज़ें हैं जो प्रॉफिट में से दी जाती है, अगर ये नहीं मिलेंगी तो प्रॉफिट मिलेगा आपको, मिलेगा तो पैसा आपको उतना ही, फर्म का जो पैसा बटेगा पार्टनर में ही, कहीं और नहीं जाएगा, लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन के नाम से नहीं जाएगा, वो जाएगा फिर प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे बटता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉब्लम अगली वही आ गई भाई कि आप देखोगे तीसरा, चौथा पॉइंट देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए क्या प्रोविजन दिया गया कि अगर मान लीजिए पार्टनर ने इंटरेस्ट मांगा कि मैंने फर्म को इतना लोन दिया था भाई, उस पर इंटरेस्ट कितना होगा, मेरे को इंटरेस्ट के साथ लोन फर्म वापस करें, तो कोई पार्टनर बाद में कहेगा भाई आपने एग्रीमेंट तो किया नहीं था, हम आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। लोन इज अ लाइबिलिटी ऑफ अ फर्म, और लाइबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करना फर्म का कंपल्जन होता है, और डिस्चार्ज करेगी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट करेगी। ऐसा नहीं होगा फ्री ऑफ कॉस्ट आप लाइबिलिटी कोई भी पे कर दोगे। तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी के लिए उन्होंने कहा भाई आपने अच्छा काम किया था, फर्म को लोन दिया था, उसके टाइम पे मदद की थी, अब इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ कुछ चीट हो जाएगा। तो ऐसे में अगर पार्टनर्स ने पहले से कोई एग्रीमेंट डिसाइड नहीं किया था कि इंटरेस्ट कितना देंगे हम पार्टनर को उसके लोन के ऊपर, तो कंपनी जो पार्टनरशिप एक्ट है उसने बोला कि भाई आपको मिनिमम नहीं लिख रहे हैं, एट द रेट 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा, 6% पूरे साल का इंटरेस्ट दिया जाएगा, और ये तब भी दिया जाएगा चाहे फर्म को लॉस इन क्यों ना हो जाए, इवन इफ it involves firm
इंटू लॉसेस, चाहे ये फर्म को लॉस में ही क्यों ना भेज दे, चाहे फर्म को पहले से ही लॉस क्यों ना हो, हम आपको 6% पर एनम तो देंगे ही देंगे। तो जब कोई भी चीज़ आपको कंपलसरी होती है पे करना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, जैसे ये क्या था, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये कब दिया जाता है, जब प्रॉफिट होगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए क्या बोला, आपको पे करना ही करना है भाई, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इससे कोई मतलब नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन तो आप 6% मिनिमम दोगे ही दोगे। अगर एग्री नहीं है, एग्री था तो जिस रेट पे एग्री था वो रेट आप पे करोगे, अदरवाइज 6% कंपलसरी है पे करना आपके लिए। तो 6% इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आप पे करेंगे तो, और कंपलसरी है, तो इसको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये कहलाते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो दो चीजें हो गई, एक होता है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है एग्जाम में कि एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है। तो एप्रोप्रिएशंस क्या है, ये प्रॉफिट के आने के बाद डिक्लेयर किए जाते हैं। प्रॉफिट में से जो चीजें बांटी जाती हैं पार्टनर्स को, वो कहलाती हैं एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, ये वो सारे एक्सपेंसेस हैं फर्म के जो फर्म प्रॉफिट निकालने से पहले ही पे करती है, जो कंपलसरी होता है पे करना। एप्रोप्रिएशन का पेमेंट कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स आपके कंपलसरी हैं, आपको पे करना ही करना होता है। ठीक है, समझ में आया। तो लोन के लिए क्या रूल दिया पार्टनरशिप एक्ट ने, कि आपको अगर इंटरेस्ट ऑन लोन डिसाइड नहीं किया था तो मिनिमम 6% पे करेगी फर्म। ठीक है, फिर आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मान लीजिए फर्म ने काम किया पूरे साल, सारे पार्टनर ने मिलकर प्रॉफिट अर्न किया आखिरी में, और तब प्रॉब्लम आई जब ये हुआ कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो किसी ने डिसाइड ही नहीं किया था पहले से, किसको कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो उसमें ए खड़ा हो जाता, ए कहता सर मैंने बहुत काम किया है, मेहनत की है, फर्म में मेरे वजह से प्रॉफिट आया है, तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। बी कहता है अरे बैठो बैठो भाई, मैंने पैसे ज़्यादा लगाए हैं, पैसे मेरे लगे थे इसीलिए तो आप लोग मेहनत कर पाए, बिना पैसे के कहाँ प्रॉफिट आप कर पाते, इसलिए मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसे में लड़ाई झगड़ा फिर से चालू हो जाता, कहता नहीं मेरे को मिलना चाहिए, मैंने मेहनत की, तुमने पैसा लगाया तो क्या हुआ भाई, मेहनत मेरे की, पैसा लगाने से कोई प्रॉफिट थोड़ी बन जाएगा। बी कहेगा भाई मैंने पैसा लगाया, मैं पैसा ही नहीं लगाता तो आप मेहनत कहाँ करते। तो ऐसे में डिस्प्यूट होता, और इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए फिर से पार्टनरशिप एक्ट ने आपको बोल दिया कि चुप हो जाइए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। क्या होगा भाई, आपने चाहे पैसा ज़्यादा लगाया हो या आपने चाहे टाइम फर्म में ज़्यादा दिया हो, मेहनत ज़्यादा की हो, सो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एफर्ट्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फर्म, प्रॉफिट्स विल बी डिवाइडेड इक्वली। फर्म ने कह दिया भाई जिसने जितना पैसा लगाया हो इससे हमें कोई मतलब नहीं, और किसने मेहनत ज़्यादा की फर्म में इससे भी कोई मतलब नहीं। अगर आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया था तो साल के एंड में जो भी प्रॉफिट होगा वो सारे पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स होंगे सब बराबर बराबर बांट लेंगे, सबको इक्वल इक्वल शेयर मिलेगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। क्लियर, ये भी होगी बात। लास्ट में एक और पॉइंट आता है भाई कि नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे प्रॉब्लम होने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि भाई ABC पार्टनर्स थे, एक नया पार्टनर D था, उसने कहा भाई तुम भी आ जाओ फर्म में, है ना। अगर मान लीजिए जैसे आप देख रहे हो कि हमारे पास, हम पार्टनर्स का कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, देखें, देखिए मान लीजिए ये पार्टनर मिस्टर A थे, एक पार्टनर थे मिस्टर B, एक पार्टनर थे मिस्टर C। इन्होंने कहा कि भाई हमारा एक फ्रेंड है मिस्टर D, फ्रेंड क्या है, ठीक है। तो ये मिस्टर D थे, A ने कहा कि भाई तुम भी हमारे पार्टनरशिप में ज्वाइन कर लो। भाई अपने उसने पार्टनर से बोला कि मिस्टर D एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इनको भी हम लोग अपने पार्टनरशिप में ले लेते हैं, इससे हमको बड़ा फ़ायदा मिलेगा, कस्टमर हमारे दुकान में ज़्यादा आएगा और प्रॉफिट अर्न होगा। इस बात को समझते हुए B ने कह दिया चलो ठीक है भाई हम तो एग्री हो जाते हैं। C ने कह दिया कि नहीं मैं एग्री नहीं हो रहा, मैं किसी और को फर्म में ज्वाइन नहीं कराना चाहता, मैं इस पर्सन को जानता नहीं हूँ, मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ, मैं नहीं ज्वाइन करूँगा। तो क्या एग्रीमेंट हो पाएगा, क्या नया पार्टनर एडमिट हो पाएगा?
मेजोरिटी तो यही कहती भाई ए एग्री था, बी एग्री था, सी ने मना कर दिया, तो 2 लोग हैं। लेकिन कम जो हमारी पार्टनरशिप है उसने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऑल पार्टनर शुड म्यूचुअली एग्री। सारे पार्टनर जब म्यूचुअली एग्री होंगे तभी एडमिशन हो पाएगा, अदरवाइज एडमिशन तो पॉसिबल नहीं है भाई साहब। ठीक है, तो क्या रूल निकाला गया फिर उसके बेसिस पे? पार्टनरशिप एक्ट ने बोला कि म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर इज रिक्वायर्ड। So mutual consent of all partner is required even if a single partner denies। अगर एक भी पार्टनर मना कर देता है तो नए पार्टनर का एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, सारे एग्री करने चाहिए, सारे यस बोले और सारे नो बोलेंगे तभी काम चलेगा। एक भी मना कर रहा है या एक डिसएग्री हो रहा है तो काम नहीं बन पाएगा वहां पर। ठीक है, ऑल पार्टनर शुड म्यूचुअली एग्री टू एडमिट अ न्यू पार्टनर। ठीक है, आई होप ये रूल आपको समझ में आए कि ये रूल पहले तो एप्लीकेबल कब होंगे, जब आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तब ये डिस्प्यूट होता है, तो ये रूल फॉलो होंगे। सेकंड केस, आपने एग्रीमेंट बनाया तो है, पार्टनरशिप डीड बनाई तो है, लेकिन इनमें से ये कोई भी पॉइंट लिखना भूल गया उस डीड में, तो बाद में डिस्प्यूट होगा। तो आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कोर्ट कचहरी नहीं करना है, कहाँ आना है, इस रूल को पढ़ना है और इस रूल के हिसाब से ये रूल एप्लीकेबल होगा। और इस पे हर साल आपके सीबीएसई में और इवन आईएससी बोर्ड में हर जगह गारंटीड एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो 1 नंबर का हो या कई बार 2 नंबर में भी आता है। लॉन्ग आंसर में तो रहेगा ही रहेगा, ये सारे रूल आपके लॉन्ग आंसर्स में भी फॉलो होंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, उनमें भी एक क्वेश्चन जरूर गारंटीड आता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, तो आई होप आज का टॉपिक समझ में आया। ऐसे ही हम अगले टॉपिक पे अगली क्लास में आएंगे। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करिए, इसको एक बार रिवाइज करिए, कहीं कोई कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो दोबारा जरूर पूछिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर से लेके 3 नंबर पे इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और इनडायरेक्ट क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो ये हमारी पार्टनरशिप फंडामेंटल की पहली थ्योरी की क्लास थी, थ्योरी हमारी हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक पे न्यूमेरिकल की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। आई होप आपको सब चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।